स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैलेंस फोर्स का है। अब फोर्स के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास पुल और पुश प्रोड्यूस करता है कि किसी बॉडी में, यानी कि किसी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से भी हटा सकता है और जो मूव कर रही है उसको रोक भी सकता है। ठीक है, अब बैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, यानी कि फोर्सेस बैलेंस कब हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर वो मूव करेगी अनलेस और अनटिल कि अगर उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट ना करे। ठीक है, यानी कि जब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी उस वक्त तक ना नहीं करेगी तो फिर हमारे पास वो स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, और या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगी। ठीक, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक, यानी कि इन दोनों केसेस में हमारे पास जो नेट फोर्स है, यानी कि जो नेट फोर्स या फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर, नेट का क्या मतलब होता है, सम। ठीक है, तो सम ऑफ द फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो हो जाएंगी, यानी कि कोई भी फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर नहीं रहेगी। अब इसी चीज के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी कंसिडर करेंगे कि जिसमें हम ये चीजें देख सकेंगे। वो है हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, कि मेरे पास एक टेबल है और उसको मैंने एक बुक के ऊपर मैंने एक टेबल रख दिया है। अब मुझे पता है कि जो बुक है उसका कोई ना कोई वजन होगा जो कि हमें पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और हमेशा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है, यानी कि हमेशा जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करता है। और ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये बुक रखी है वो भी इसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि बुक अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में पड़ी है तो फिर नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर तो हमारे पास ये जो दो फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रही हैं, यानी कि एक नॉर्मल फोर्स है और अगर वेट है, ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर क्या होगा कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों फोर्सेस का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है और वेट जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इस वजह से वो कैंसिल अप हो जाएंगे और इसकी वजह से रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा और ये बॉडी जो है ये स्टेशनरी रहेगी, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, जिसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी और वो जो है बुक जो है वो रेस्ट यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में पड़ी रहेगी। अब अगर हम एक और केस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम मोशन को थोड़ा सा दिखा सकें, अगर जिस तरह से अगर मैं एक कार ले लेती हूँ स्टूडेंट, हमारे पास एक कार है जो कि यहाँ मैं एक कार आपको शो करती हूँ। जी, हमारे पास कार आ गई स्टूडेंट। अब कार जो है वो किसी रोड पे फॉर एग्जांपल मूव करिए, ये मेरे पास एक रोड है जिसके ऊपर एक कार मूव करिए। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास इसका एक वेट है इस कार का जो कि रोड पे एक्ट कर गया और इसका एज अ रिजल्ट जो नॉर्मल फोर्स है वो हमने एन से शो कर दिया। अब ये दोनों फोर्सेज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इस वजह से ये बैलेंस अप हो गया। लेकिन जब हम कार को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उसे मूव कराना जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स है जो कि हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो ये फोर्स एक्ट करेगी। जैसे ही वो कार मूव करेगी तो हमें पता है कि सरफेस के दरमियान, दो सरफेसेस के दरमियान, यानी कि इसके टायर्स और इस सरफेस के दरमियान एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि हमें क्या करती है, मोशन को हमेशा रोकती है। इस वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो मोशन से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और एक और जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी, जिसे मैंने कैपिटल एफ और आर से डिनोट कर दिया है। और एयर जो है वो भी इसको रोकने की कोशिश करेगी, यानी कि एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगाएगी कि ये आगे मूव ना करे। ठीक है, अब ये जो सारी फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, अगर तो हमारे पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं वो बराबर हो जाएं बैकवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस के, तो हमारे पास क्या होगा कि नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर ये सारी फोर्सेस जो हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट जो है नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि 3 मीटर पर सेकंड है तो वो सेम रहेगी। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी चीज को एक थर्ड एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इंक्लाइन प्लेन में मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एक ब्लॉक लिया मैंने
और इंक्लाइन प्लेन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो कोई हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा हो, यानी कि टिल्ट की पोजीशन में पड़ा हो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, जिसे मैंने ये पिंक ब्लॉक से शो किया। अब इस ब्लॉक का जो है वो वजन है जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसे हमने एन से डिनोट कर दिया। अब अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ डायरेक्ट कर दूं, यानी कि इसको मैंने थोड़ा शो कराया है कि ये इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करके यूं दिखा दिया। अब ये जो यहाँ एक फोर्स, यानी कि ये एक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, यानी कि वेट वाली जो फोर्स है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा देती हूँ। अब मेरे पास ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, यानी कि ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। ये जो मेरे पास स्टूडेंट एंगल है, ये मेरे पास थीटा एंगल है और ये भी एंगल थीटा है। अब ये जो एंगल है ये दोनों बराबर कैसे हुए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे पास ये जो लाइन है, यानी कि ये वाली जो मेरे पास ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड की है, ये वाली लाइन यानी कि ये भी 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये भी यहाँ 90 का एंगल बना रहा है। यानी कि दोनों हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है स्टूडेंट, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 का होता है, और ये जो दो लाइंस हैं ये कट कर रही हैं, तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। यानी कि ये वाला एंगल जो इस वर्टिकल लाइन का है, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये जब दो एंगल बना ले तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास सिर्फ ये रह जाता है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। इससे हमें पता चल गया कि ये एंगल थीटा है। अब अगर हम देखें तो जब ब्लॉक को हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसकी रीजन क्या है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर मोशन नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसको मैंने यहाँ शो कर दिया है कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। स्मॉल एफ से मैंने उसे डिनोट कर दिया है। लेकिन अगर ये रेस्ट में आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सारी फोर्सेस जो है वो बैलेंस अप हो रही होंगी। अब बैलेंस फोर्सेस को देखने के लिए करते हैं कि ये जो हमारे पास वेट है यानी कि W जो है इसको रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में। यानी कि हमें पता है कि हमारे पास जो मतलब कि हमारे पास जो कोई फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो मेरे पास जो एंगल मतलब कि जो W के रिजॉल्व करके हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, W कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये W कॉज ऑफ थीटा क्योंकि ये एंगल के साथ बन रहा है, और ये जो इसके ऑपोजिट है ये हमारे पास क्या होगा, W साइन ऑफ थीटा, W साइन ऑफ थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो इसका कंपोनेंट है ये हमारे पास इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ से यूं करके डिनोट कर देती हूँ कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि W कॉज ऑफ थीटा, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है यानी कि N जो है वो बैलेंस हो रही है W कॉज ऑफ थीटा के साथ, यानी कि W कॉज ऑफ थीटा के कंपोनेंट से बैलेंस हो रही है, और जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है यानी कि F वो बैलेंस हो रही है W साइन ऑफ थीटा से। यानी कि क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये W साइन ऑफ थीटा की है और ये हमारे पास F की है, और इसी तरह नॉर्मल फोर्स जो है वो ये N है, और इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या है, W कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो फोर्सेस जो है यानी कि जो सारी फोर्सेस इस ब्लॉक पे एक्ट कर रही है वो सारी बैलेंस अप हो गई, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक जो है वो रेस्ट की स्टेट में इधर इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा रहेगा, जिसमें इसकी कोई जो है वो वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि किसी ये नीचे नहीं गिरेगा बल्कि ये यहाँ बैलेंस पोजीशन में पड़ा रहेगा। तो ये स्टूडेंट बैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिफरेंट 3 एग्जाम्पल से देखा है, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं।